आइए पोजीशन देखते हैं मैरिड वुमेन की नेशनैलिटी। मैरिड वुमेन की नेशनैलिटी हिस्टोरिकली तो वही विमेन की नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होती थी मैरिज से, हस्बैंड से। चाहे वो एक्वायर कर लेगी हस्बैंड की नेशनैलिटी या लूज़ कर जाएगी अगर हस्बैंड की नेशनैलिटी चली गई, या बेसिकली उसने फॉरेन में शादी कर ली तो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये एक्वायर होगी हस्बैंड की, लूज़ होगी अगर फॉरेनर से शादी की। ये सब किस पे बेस्ड था? ये सब बेस्ड था, ये आउटडेटेड प्रिंसिपल है। बट एक तो यूनिटी ऑफ नेशनैलिटी इन फैमिली होता था कि पूरी फैमिली की एक ही नेशनैलिटी रहेगी ताकि साथ में रहें। दूसरा, कोवर्चर, जो हमने एडल्ट्री में भी देखा है कि विमेन की लीगल आइडेंटिटी जो है वो मर्ज हो जाती है हस्बैंड के साथ, लीगल आइडेंटिटी। प्रॉब्लम क्या थी भाई, अगर वो लूज़ कर जाएगी, एक तो वो लूज़ कर रही है नेशनैलिटी, वो भी अपनी बिना कंसेंट के, तो वो स्टेटलेस रह जाएगी, नेशनैलिटी नहीं रहेगी, वो उसकी कंसेंट भी नहीं ली। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कई बार। या तो लॉ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर उसको आप इक्वल नहीं दे रहे इक्वालिटी, तो वो लॉ का भी वायलेशन है और इक्वल राइट्स एंड मैरिज का भी वायलेशन है। दोनों का वायलेशन डिस्क्रिमिनेशन से। और फिर ह्यूमन राइट्स का कंसर्न भी रहता है कि भाई अगर उसके पास नेशनैलिटी नहीं रहेगी तो ना वो ट्रैवल कर पाएगी एक देश से दूसरे देश, ना उसको रेजिडेंस मिलेगा कहीं अच्छे से, ना वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो बेसिकली सारे उसके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो सब चली जाएंगी जो भी नेशनैलिटी से एक्रू होती हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स तो इतना कॉमन है, हर जगह पेल देना है इसको तो एज अ पॉइंट। और ह्यूमन राइट्स में कुछ भी लिख के आ जाना सब्सटैंशिएट करने के लिए, और भी 10 चीज़ें होती है वो सब। उसके बाद है एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले हेग कन्वेंशन आएगी, कब की? 30 की, 1930 की। जिसने बोला है, जिस हेग कन्वेंशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस क्वेश्चंस जिसमें से वन ऑफ दीज इज नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनैलिटी लॉज पे है। देखा था ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है क्यों स्टेटलेस हो जाते हैं लोग। बहुत सारी स्टेटलेसनेस के रीज़न है ये। तो आर्टिकल 8 बोलता है इसका, ठीक है, 8, 7 फेरे नहीं 8 फेरे लेंगे तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व नहीं करेगी। 7 फेरे तो मैरिज हो गई, 8 में मैं बोला कि ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व नहीं करेगा। मगर हेग कन्वेंशन है तो कन्वेंशन का हमेशा वीक इम्प्लीमेंटेशन रहता है और डिस्क्रिमिनेटरी लॉस तो रहता ही है। मॉडर्न व्यूज़ में क्या है? मॉडर्न व्यूज़ में इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये एकदम कोर कॉन्शियंस है। ठीक है, चाहे यूडीएचआर हो, चाहे आईसीसीपीआर हो, चाहे आईसीईएससीआर हो, सब जगह ये देख लेना, इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन हर जगह आएगा। तो स्पेशली ये जो नेशनैलिटी वाला है, ये आर्टिकल 15 है ना यूडीएचआर का, क्योंकि 14 तो किसका है? 14 है असाइलम का। ठीक है, तो इसलिए 15 का पहला बोलेगा कि भाई राइट रहेगा, दूसरा बोलेगा कि आप आर्बिट्रेरी डिप्राइव नहीं करोगे। बेसिकली ये बढ़ा रहा है और ये कह रहा है कि तुम कम भी नहीं करोगे, इसलिए दोनों हाथों से पुश कर रहा है। उसके बाद है ये कन्वेंशन है 57 की, मैरिड वेमेन की। और एग्ज़ाम में ये ब्रैकेट में ये भी लिख के आ जाना, यूएनजी है तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद है पहला, इसका सीधा यही बोलेगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा तीनों देख लो। पहला बोलेगा कि आप ऑटोमेटिकली अगर शादी हो गई है तो नहीं हटाओगे। दूसरा, अगर डिज़ोल्व हो गई है तो भी ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी उसकी मैरिज से। तीसरा, अगर हस्बैंड की चेंज हो गई तो इसकी ऑटोमेटिकली नहीं होगी। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, चाहे मैं शादी हो, चाहे शादी डिज़ोल्व हो जाए, चाहे हस्बैंड की चेंज हो जाए। 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 में क्या है ये सिंबल से याद रखना। सबसे पहले हम बोलेंगे शादी हुई है तभी तो डिज़ोल्व होगी, बिना शादी किए थोड़ी डिज़ोल्व होगी। इसलिए पहले हुई है, फिर नहीं हुई, फिर चेंज होगी हस्बैंड की, किसी से भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी डिज़ोल्व। विमेन की और ट्रीटीज़ क्या हैं? एक तो कन्वेंशन सीडो है, सबसे वर्ल्ड फेमस है ये तो। सीडो तो कब की है? 79 की है सीडो। कब की है? 79 की है। तो सीडो भी यही बोलती है कि, इसका आर्टिकल 9 देख लो, सीडो का आर्टिकल 9 है जो पूरा गेम खेलता है। इसमें भी यही है कि प्रमोट करोगे इक्वल राइट्स, चाहे वो एक्वायर चेंज रिटेन, ठीक है, ये सब उसकी इक्वल राइट्स रहेंगे। और अगर उसकी फॉरनर से शादी हो जाती है या हस्बैंड की चेंज हो जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली वो शादी करे ना करे, डिज़ोल्व हो जाए, चेंज हो जाए, जो भी है, हर चीज़ में उसका इंडिपेंडेंट ही रहेगा। समझे? वही जो ऊपर वाले हमने देखे थे आर्टिकल 1 2 3, 57 वाली कन्वेंशन के वो, ये कब की है? 79 की है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 9 है। तो उसका आर्टिकल 1 2 3 था, इसका आर्टिकल 9 है, और यूडीएचआर का 15 था। अब करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन है हमारी ये कि भाई करंट पोजीशन में क्या है, इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी तो हमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया इन सारी नई नई कन्वेंशन से, सीडो से। इस्टेब्लिश तो हो गई इंटरनेशनल प्लेन पे, लॉ तो बन गया है, मगर फिर भी डिस्क्रिमिनेटरी अब भी रहता है। ठीक है, और अभी भी डिस्क्रिमिनेटरी मेनली तो बच्चों के लिए अभी भी है। ठीक है, कई स्टेट्स का। तो
मगर एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है इन सारी कन्वेंशन से लॉ बना के कि अब ऑटोमेटिकल जो ऑटोमेटिक चेंज होता है ना, अगर वो कर दिया तुमने ऑटोमेटिकली तो वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। बेसिकली आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी है और कॉन्ट्ररी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अगेंस्ट है। और दुनिया बेस्ड तो है नहीं, हमें पता है, इसलिए बच्चों के लिए अभी भी साला डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, उसके बाद है ये फर न्यूक्स। ठीक है, फर न्यूक्स कहाँ का है? फ्रांस का है। कब का है? 1900 समथिंग, 20th सेंचुरी का। इसमें क्या था, एक विमेन थी, फ्रेंच विमेन, उसकी जो नेशनैलिटी थी वो इन्होंने रद्द कर दी थी जब उसने ब्रिटिश मैन मतलब फॉरेनर से शादी की। ठीक है, तो ये ओल्ड सिविल लॉ के अंदर था। अब तो फ्रेंच जो है वहाँ का लॉ वो ऐसा नहीं बोलता होगा। टुडे ये सारे लॉ रिपील हो चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी बन चुकी है इन सब पे। विमेन की जो नेशनैलिटी है वो एकदम टोटली इंडिपेंडेंट हो गई है। ना शादी करने से ना डिज़ोल्व ना चेंज, उसको ऑटोमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ा तो वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। ये बहुत अच्छी टेबल है, इसमें आप समझ जाएंगे। तो प्री 1930 क्या होता था? ऑटोमेटिकली कोवर्चर वो सब था। उसके बाद इसने स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है, लिमिट कर दिया, धीरे धीरे अलाउ किया एक्सेप्शंस के साथ। माइनर इंप्रूवमेंट्स थे, पहले तो स्टेटलेस ही हो जाते थे, डिस्क्रिमिनेटरी था ही क्योंकि ऑटोमेटिक था। ठीक है, तो 30 से पहले 30 में हेग कन्वेंशन आई, वो वाटरशेड थी थोड़ी सी, उसने स्टार्ट किया उससे पहले। उसके बाद 57 में मैरिड वेमेन की पूरी कन्वेंशन ही आ गई, और फिर तो सीडो आ गया। मैरिड वेमेन वाले ने एक्सप्लिसिट राइट रख दिए, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थी ये, क्योंकि आर्टिकल 9 था इसका, है ना? नहीं, इसका तो आर्टिकल 1 2 3 था, सीडो का था 9। सीडो ने डायरेक्टली बोला था, फुल इक्वालिटी प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है, बट अब भी ग्लोबल ऑन तो है, बट अनइवन डोमेस्टिक एडेप्टेशन है इसका। जो अडॉप्शन है वो अभी भी अनइक्वल है, क्योंकि परफेक्ट तो रहता नहीं है, लॉ बनाने से थोड़ी सोसाइटी डिटरमाइन करती है ना भाई। तो कंक्लूजन में लिख देना कि ऑटोमेटिक तो अब नहीं होगा, बिल्कुल ही क्लियरली है। उसके लिए हमने यू डी एच आर, सी डॉ 57 की जो कन्वेंशन है वो सब बनाई है। बस इंतज़ार है कि सारे के सारे डोमेस्टिक लॉ से अलाइन कर जाएं, ठीक है ना? तभी हम रियल प्रोग्रेस देखेंगे और रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिसफ्रेंशिएट करो आप नेशनैलिटी, डबल नेशनैलिटी और स्टेटलेसनेस। तो इन दोनों में डिफरेंस तो हम आपको क्या ही बताएं, सीधी बात है। सबसे पहले नीचे ही ले चलता हूँ मैं आपको, ये 100% आपको लिख के आना है, वो एकदम खुश हो जाएगा एग्जामिनर। नेशनैलिटी क्या है? लीगल बॉन्ड है किसके बीच में? इंडिविजुअल और एक स्टेट। इसी का दूसरा कर दो, लीगल बॉन्ड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, इंडिविजुअल और टू और मोर स्टेट्स। स्टेटलेसनेस, नो नेशनैलिटी, सीधा इसकी एब्सेंट ही ये होती है स्टेटलेसनेस। रिकग्निशन, ये एक कर रही है यहाँ, दो या दो से ज़्यादा, यहाँ कोई भी नहीं कर रही, ज़ीरो हो गई। यहाँ पे बर्थ होगा, नेचुरलाइजेशन होगा, बर्थ में भी सैंग्विन और जस्ट सोली जस्ट सैंग्विन होगा, नेचुरलाइजेशन होता है। ठीक है, ये दोनों डबल में तो रहेंगे ही, मगर डबल में एक चीज़ और हो जाती है, जैसे पेरेंट, क्योंकि अकेला बंदा कैसे डबल इजीली करेगा? या तो पेरेंट्स उसके अलग अलग हैं, कोई फ्रेंच है कोई ब्रिटिश है, तो अब बच्चे की क्या रहेगी? दूसरी बात है, विमेन की कुछ थी, बाद में मैरिज हो गई, विमेन या हस्बैंड किसी की, अब तो इक्वालिटी हो गई है, तो मैरिज हो गई है। ठीक है, जैसे इंडिया में कार्डर चेंज हो जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पे मैरिज से नेशनैलिटी चेंज हो सकती है। तो ये दोनों अलग से याद रखना। उसके बाद है जैसे एग्जांपल अच्छा है यूएस और कनाडा का, यहाँ डबल नेशनैलिटी हो जाती कई बार। सिंगल नेशनैलिटी तो इंडिया की आपको पता ही है। स्टेटलेसनेस कौन? पैलेस्टीन घूम रहे हैं या रोहिंग्यास घूम रहे हैं, उस तरीके से। अब अंदर आ जाते हैं इसके कि नेशनैलिटी क्या है? लीगल बॉन्ड है बिटवीन इंडिविजुअल और स्टेट, जो राइट्स देगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को। पर डेफिनेशन में आप लिख के आना, ये तो लिख के आना, इसमें लिख देना कि फिर वो रिलेट करता है इंटरनेशनल लॉ से, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ है मेरा। तो इंटरनेशनल लॉ मेंशन ज़रूर करके आना, क्योंकि ये एक स्पेशली इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ के लिए, नेशनैलिटी इस्टेब्लिश करना। ठीक है, इट गिव्स राइट्स ऑन दी इंटरनेशनल प्लेन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है बेसिस क्या है? यूजुअली वही बर्थ रहता है, यूजुअली लिख के आना, वैसे 10 और हो सकते हैं। यूजुअली बर्थ होगा या नेचुरलाइजेशन होगा। बर्थ में जस्ट सॉली होगा, उसी सॉइल पे पैदा हुआ, ये तो सैंग्विन माँ बाप की वजह से। ठीक है, तो दोनों बर्थ के ही हैं। उसके बाद आएगा सिग्निफिकेंस, क्या होता है नेशनैलिटी का? पता है भाई, सारे आपको राइट्स मिल जाएंगे वहाँ रहने का, प्रोटेक्शन एब्रॉड का। ये भी याद रखना, उस कंट्री में और बाहर भी। उस कंट्री में रह लोगे, उस कंट्री में काम कर लोगे, वोट कर लोगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सब मिल जाएगा, मगर बाहर प्रोटेक्शन एब्रॉड, ये एब्रॉड वाला है, तो इसका ड्यूटी देख लो। ठीक है, एग्जांपल क्या है? इंडियन सिटीजन होल्डिंग ओनली इंडियन नेशनैलिटी। एग्जांपल भी दे देना, जहाँ दे सको देते रहो एग्जांपल।
फिर डबल नेशनैलिटी देख लो, डबल नेशनैलिटी में क्या है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब वही दो से ज़्यादा स्टेट जब रिकॉग्नाइज कर लें आपको एज अ नेशनल, तो आपकी डबल हो गई। कहाँ, सेम टाइम पे, ये सेम टाइम इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर है जस्ट सोली जस्ट सैंग्विन, नेचुरलाइजेशन विदाउट लॉस ऑफ, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या होंगे, वही बर्थ वाला था, नेचुरलाइजेशन था, मैरिज है, मैरिज हिस्टोरिकल रीज़न ज़्यादा होता था, और नेचुरलाइजेशन में विदाउट लॉस, यहाँ तो हो रहा है बट लूज़ नहीं कर रहे ओरिजिनल। जस्ट सॉली सैंगविन में क्या है, बर्थ हुआ है यूएस में मगर फ्रेंच पेरेंट्स है उसके, या इंडियन पेरेंट्स है, उस चक्कर में फ्रेंच लिख देना, इंडिया में तो क्योंकि सिंगल ही है इसलिए। इम्प्लीकेशन में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज है, ऑब्वियसली लॉज का कॉन्फ्लिक्ट होगा, और लॉज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अलग अलग नेशंस के लॉज का कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको ड्यूटी नहीं पता, आपको राइट्स नहीं पता, और ड्यूटी भी कैसी कि भाई मैं किस स्टेट के लिए ड्यूटी अपनी परफॉर्म करूँ। जैसे मुझे टैक्स देना है, अगर मुझे मिलिट्री सर्विस देनी है तो मैं किसको दूँ, इसलिए एग्जाम्पल यूएस और कनाडा तो होता ही है, ऊपर नीचे बगल में रहते हैं। तो स्टेटलेसनेस, स्टेटलेसनेस में क्या है, स्टेटलेसनेस ऐसी कंडीशन है जहाँ कंसिडर ही नहीं किया जाता आपको नेशनल बाय एनी स्टेट, ठीक है, अंडर देयर लॉ, लीगली। तो 1954 की जो कन्वेंशन है ना, स्टेटस ऑफ स्टेटलेसनेस, इसके बाद वाली कौन सी थी, रिडक्शन ऑफ दी स्टेटलेसनेस, ठीक है। तो इसका आर्टिकल 1 ही सीधा बोल देता है कि डिफाइन कर देता है स्टेटलेसनेस को। ऑब्वियसली सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, या तो आपके गैप्स है लॉज में जिसमें आप फिट नहीं हो रहे, या तो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, आपको ला ही नहीं रहे वो लोग, रेस रिलीजन किसी भी तरीके से, जैसे रोहिंग्याज हैं। फिर है स्टेट का सक्सेशन हो गया, अब सक्सेशन हो गया तो आप आपकी टेरिटरी अब मारी मारी घूम रही है, इसलिए या तो दे दिया या तो एक्वायर हो गया उस तरीके से, ठीक है। जब आपकी टेरिटरी हवा में घूम रही है तो आप भी हवा में ही घूम रहे हो, उस टेरिटरी पे खड़े हो, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉस कैसे होगा नेशनैलिटी का, ये ऑटोमेटिक लॉस हो जाता है विदाउट एक्वायरिंग, किसी ने जैसे भी ऑटोमेटिक, कैसे जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया, आपको निकाल दिया, डिप्राइव कर दिया, विदाउट एक्वायरिंग अनदर, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है जब हम डबल हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्वायर भी हो रखी हो, ऑटोमेटिक आपने कहीं और से ले भी लिए वो। इम्प्लीकेशन में हमें पता ही है, कोई राइट नहीं मिलेगा, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सिविल, चाहे इंटरनेशनल, जैसे ट्रैवल या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो वल्नरेबल हो जाओगे, तो भाई ये कोई राइट्स नहीं बचेंगे तो वल्नरेबिलिटी लेके घूमोगे, ठीक है। एग्जाम्पल म्यांमार है, ये रोहिंग्या, पैलेस्टीन, ये सब टेबल हमने देख ही लिया। टेबल में कॉजेज पेरेंट और मैरिज वाला है, यहाँ गैप्स है, लॉ या तो है ही नहीं, या तो डिस्क्रिमिनेटरी है, या तो सक्सेशन वगैरह है ना, यही सब थे मोस्टली, या फिर ऑटोमेटिक लॉस हो गया विदाउट एक्विजिशन, ठीक है। अगला है आर्बिट्रेशन कमीशन यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑन यूगोस्लाविया, इसमें बोला गया था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मस्ट नॉट इन्वॉल्व चेंज इन द फ्रंटियर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उसका प्रिंसिपल है, इसी को बोलते हैं बेसिकली, एक्सेप्ट अगर स्टेट खुद ही एग्री कर जाए, तो हमें एक्सप्लेन करना है सेल्फ डिटर्मिनेशन एज अ ह्यूमन राइट इन बोथ दी ये कॉवनेंट्स, और एक एक्चुअल इंस्टेंस भी देना है हमें, इंस्टेंस में दे देंगे कौन सा, जैसे अभी कैटलोनिया का है, स्पेन का, कुर्द का है, ऐसे दे देंगे और भी जो अलग होना चाहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक राइट ऑफ पीपल है, इट इज़ बेसिकली अ राइट, ठीक है, राइट, ह्यूमन राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट है लोगों का किस चीज़ का, कि अपना एक तो पॉलिटिकल स्टेटस डिटरमाइन करें, और दूसरा परस्यू करें डेवलपमेंट हर तरीके की, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ठीक है। तो डिटरमाइन करें अपना स्टेटस पॉलिटिकल, कहाँ रहना है कहाँ नहीं, और दूसरा परस्यू करें बाकी स्फेयर्स में डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप भी करेंगे। जैसे बेसिकली मेरा मन है, अगर मुझे जाना है कि मुझे नहीं, अब मुझे तो ये कज़ाकिस्तान में ही रहना है, वहीं की पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए मुझे, या दुबई में रहना है मुझे, और मुझे अपना डेवलपमेंट भी देखना है दुबई दुबई में रह के, तो वैसा हो सकता है, या यूएस में कहीं भी, ठीक है। ये कहाँ इनकॉर्पोरेट किया है, आर्टिकल 1 देख लो दोनों के, चाहे ये हो चाहे ये हो, बेसिकली इंटरनेशनल, ये जो है ना हमारा बिल, ह्यूमन राइट्स बिल, तो उसके आर्टिकल 1 में दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, दोनों के आर्टिकल 1 में है, तीनों के बेसिकली आर्टिकल 1 में है, गुड, ठीक है। उसके बाद आएगा ये प्रिंसिपल जो था ना कि फ्रंटियर्स सेम रहेंगे, उडी पोसीडेटी जूरिस प्रिंसिपल, ठीक है, यूपीजे, इसका क्या बोलता है, एज यू पजेस अंडर लॉ, तो आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, क्या, ताकि आपका अलग से और नए नए डिस्प्यूट ना अराइज हो, अनटिल आप एग्री कर जाओ। एग्री क्यों करोगे,
एग्री भी इसलिए करा रहे हैं ताकि भाई डिस्प्यूट अवॉइड हो सके। या तो चेंज मत करो, या तो प्यार से चेंज कर लो, डिस्प्यूट मत राइज करना भाई इस चक्कर में, वरना नए नए स्टेट्स के चक्कर में डिस्प्यूट आते रहेंगे पूरे वर्ल्ड में, फिर इंस्टेबिलिटी रहेगी, सबको अपनी मैप्स चेंज करने पड़ेंगे ये सब। इसलिए तो एम क्या स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंशन है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है ना। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम टाइम तक चलते हैं, क्योंकि इसलिए सक्सेशन तो पीसफुल हो जाता है पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए तो सक्सेशन के टाइम पे ये ना राइज हो। मगर एक दूसरी साइड भी, ओपिनियन टू भी, आर्बिट्रेशन कमीशन और यूगोस्लाविया वाली जो थी ना, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था यूगोस्लाविया, तो उसमें डिसीजन तो था सेल्फ डिटर्मिनेशन, मगर इट शुड नॉट ऑल्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर्स, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अनलेस द स्टेट एग्री। स्टेट बोल रही है तो ठीक है, वरना इंटरनली करके ख़त्म करो यार। एक स्टेट 4 डिवीज़न में होना चाहती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर्स में, तो कोई बात नहीं, मगर अब इंटरनेशनल उसको मत बनाओ, इंटरनेशनल बॉर्डर मत बनाओ उसको। अब प्रेजेंट डे रेलेवेंस क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमें पता है ये दोनों हाथ हमेशा ही लड़ते रहते हैं। जहाँ भी किसी को चाहिए होगा कि मैं अलग से अपना कोई स्टेट बनाऊँ, वहाँ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो वायलेट होगी। तो इसलिए अब तो हम ये क्यों चाहते हैं दोनों के बीच में, बेसिकली या तो एक तो आर्म सक्सेशन प्रिवेंट हो सके, है ना, डिस्टेबलाइज ना हो स्टेट्स, तो आर्म सक्सेशन ना हो, उसके बाद स्टेबिलिटी बनी रहे पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में भी, ठीक है। इसलिए हम नहीं चाहते कि सेल्फ डिटर्मिनेशन तो हम चाहते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट ना हो, तो हम दोनों को ही चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बनी रहे, आर्म स्ट्रगल ना हो, हथियार उठा ले टेरिटरी को क्लेम करने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने उठा लिया। फिर इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ऑटोनॉमी देते रहो विद इन दी स्टेट, जैसे हम दे देते हैं, अलग अलग स्टेट्स बन जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, ये प्रेफर्ड ऑप्शन होता है। और ये लीगल रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है, यूएन के रेजोल्यूशन में भी यही, आईसीजे ने भी यही ओपिनियन दिया है। एक्चुअल इंस्टेंस क्या है, कोसोवो। कोसोवो का अच्छा एग्जांपल है, 2008 का था, सर्बिया से निकल रहा था ये, ठीक है, इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो सर्बिया का व्यू क्या था कि भाई डिक्लेरेशन वायलेट करती है सर्बिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और यही वाला प्रिंसिपल, उटी पोसेडेटिस ज्यूरिस। कोसोवो का व्यू क्या था कि भाई मेरा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ड्यू टू सीवियर ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, सर्बिया इतना बदतमीजी कर रहा है कि हमें अब अलग होना है इससे। आईसीजे ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन में कहा कि भाई ये इंडिपेंडेंस तो तुम्हारी अच्छी बात है, इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं, मगर ऑटोमेटिक रिकग्निशन आपको नहीं मिल सकती, वो तो बाकी स्टेट्स की मर्जी है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिकग्निशन, ये रिकग्निशन वाले चैप्टर में भी यूज़ कर लेना कोसोवो का खेल। यूएन के मेंबर्स डिवाइडेड है रिकग्निशन में, है ना, कोई देगा कोई नहीं देगा, सही बात है। फिर क्या है, यही ह्यूमन राइट है, सेल्फ डिटर्मिनेशन और बॉर्डर्स, ये दोनों लड़ाई में रहते हैं, फ्रिक्शन रहता है दोनों में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मत लिखना, फ्रिक्शन लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, ये स्पेन और ये कैटलोनिया वाला, तो ये वाला जो है ना, ये जो सेकंड व्यू था, यही मानता है कौन, यही मानता है हमारा ये स्पेन कैटलोनिया, कि भाई अगर कैटलोनिया कभी अलग भी होगी ना सेल्फ डिटर्मिनेशन के चक्कर में, तो बाउंड्री चेंज ना कर दे इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हो जाए ऑटोनोमस, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे ऑटोनॉमी। मगर दिक्कत आती है ऊटी पोसेटिस डेंटिस में, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या है, ह्यूमन राइट है ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन, मगर एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन सही नहीं है, फुल इंडिपेंडेंस जो होती है, इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन या बाउंड्री चेंज कर लो, एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन सही नहीं होती, क्योंकि वो सबको दिक्कत करती है फिर। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये अच्छा प्रिंसिपल है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहता है, सही बात है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो ये अप्लाई भी किया गया था अफ्रीका में, बाल्कन्स में, अभी यूएसएसआर वाला जो था, ठीक है। तो इसलिए स्टेबिलिटी रही है यहाँ पे काफ़ी टाइम तक। इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म, ये तो इंडिया भी करता है, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, बैलेंस कर देता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। आपके राइट्स भी डिटर्मिनेशन वाला हम रिस्पेक्ट करेंगे, मगर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो लिख देंगे फिर से वही से, ये प्रिंसिपल है आईसीसीपीआर वगैरह, आर्टिकल 1 ऑफ तीनों में, ठीक है, तीनों के आर्टिकल 1 में इसको दे रखा है, फिर कोसोवो दे देना। अब आते हैं ऑप्शनल प्रोटोकॉल किसकी, ICESCR, ICCPR की नहीं, ICESCR की सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ये बोलती है सेकंड जनरेशन राइट्स को तो देती है, राइज और थ्रस्ट। तो आप इसमें मैकेनिज्म बताओ कैसे इसको एनफोर्स करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस क्या है और वायबिलिटी क्या है इसकी। तो चलिए खेल शुरू करें, खेल शुरू करते हैं। ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है ना, उसके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म से। तो बैकग्राउंड क्या है पहले इसी का बता दो।
तो ICSCR 66 में आया था, सेकेंड जनरेशन राइट दिए इसने। सेकेंड जनरेशन कौन से होते हैं, ये जो इसकी डेफिनेशन में ही है, ठीक है ना। उसमें आर्टिकल 1 मुझे याद आ, अपना 41 याद आ जाता है हमें, राइट टू वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब आर्टिकल 41 याद रखना हमारा। तो ICESCR हमारा इसलिए, ठीक है। तो इनिशियली ये कन्वेंशन तो आ गई थी पर इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं थी, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल लाए कि इसको एनफोर्स तो कराएं। तो ऑप्शनल प्रोटोकॉल आई है 2008 में, ये तो 66 में था, ये 2008 में आई है, ठीक है, टू फिल दिस एनफोर्समेंट गैप। समझे क्यों आई है ये, इसलिए आई है। एंटर इनटू फोर्स कब है, 13 में हुई है बल्कि, ठीक है, निर्भया के बाद। फिर प्रपोज्ड में क्या लिखोगे मैकेनिज्म में, इसके एनफोर्समेंट वाले तीन है। एक तो इंडिविजुअली, ठीक है, स्टेट या इंडिविजुअल खुद कर लेगा, या तो इंटर स्टेट हो जाएगी, या तो इंक्वायरी होगी, अगर बहुत ही बदतमीजी हो रही होगी तो इंक्वायरी कराने की ज़रूरत पड़ी तो। इंडिविजुअल में देख लेते हैं पहला क्या है, राइट टू पिटीशन। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप क्लेम करेगा वायलेशन अगर उसका हुआ है बाय अ स्टेट पार्टी, स्टेट ही तो वायलेट करती है, इसलिए तो वो सबमिट कर देगा अपनी कंप्लेंट। प्री कंडीशन क्या है, एक तो स्टेट आपकी पार्टी होनी चाहिए, उस पर अप्लाई तो करे ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल और ICSCR, वरना करते रहो, इसलिए तो उसकी पार्टी होनी चाहिए स्टेट, ठीक है। और दूसरा डोमेस्टिक रेमेडी उसने एग्जॉस्ट कर लियो, इसलिए वो इंटरनेशनल प्लेन पे आया है, ठीक है। या तो एग्जॉस्ट कर लियो डोमेस्टिक, या तो बहुत प्रोलॉन्ग और इनफेक्टिव हो कि कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई वो सही में अपनी स्टेट के अगेंस्ट कर रहा है ना, इसलिए तो पॉसिबिलिटी है। कमेटी, एक कमेटी भी बनाई है हमने इसी के लिए, ठीक है, राइट्स के लिए। वो एग्जामिन करती है कि आपने जो कंप्लेंट फाइल की है वो एडमिसिबल है भी या नहीं, फिर उसके फैक्ट्स चेक करेगी, फैक्ट्स देख लेगी, फिर मेरिट्स देखेगी, इश्यूज देखेगी क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इस कमेटी, ये बस वही फाइंडिंग कमेटी है, तो इसलिए नॉन बाइंडिंग है, बट एकदम मजाक भी नहीं है, थोड़ी अथॉरिटेटिव है, इसलिए हमेशा ये लिख देना जहाँ भी लिखो, नॉन बाइंडिंग बट अथॉरिटेटिव लिख देना, ये अच्छा वर्ड है ना। उस टाइम पे एकदम से दिमाग में नहीं आता कौन सा वर्ड लिखूँ जो थोड़ा वजन भी दे दे, मगर नॉन बाइंडिंग तो है ही, इसलिए अथॉरिटेटिव लिख देना, क्योंकि वो फैक्ट फाइंडिंग वगैरह की बात दे रही है ना, इसलिए। दूसरा इंटरस्टेट, एक स्टेट पार्टी भी कंप्लेन कर सकती दूसरी स्टेट को, मगर ये बहुत रेयर होता है क्योंकि हर स्टेट पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है ना। एक बेसिकली आप दिखा रहे हो एक स्टेट दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, वो नहीं चाहते हम, इसलिए, ठीक है। तीसरा है इंक्वायरी, ये 10 में है, ये 11 में है। इंक्वायरी में क्या है, इंक्वायरी जहाँ ग्रेव और सिस्टमेटिक वायलेशन हो रहा होगा बहुत दबा के, वहाँ पे पूरी इंक्वायरी ही बना दी जाएगी ICESCR के द्वारा, ठीक है। मगर ये कॉन्फिडेंशियल रखेगा इसको। और इंक्वायरी भी कैसे करेगा, स्टेट की कंसेंट के साथ, तो ऑब्वियसली कौन सी स्टेट कंसेंट दे रही है, और दे भी रही होगी तो सब साफ सुथरा करके देगी फिर एकदम, इसलिए। अब सिग्निफिकेंस में क्या है, सिग्निफिकेंस में आएगा इसका कि एक तो इन्फोर्समेंट गैप को फिल कर देता है ना। अकाउंटेबिलिटी लिए आता है क्योंकि इंक्वायरी हो रही है, कोई कंप्लेंट कर रहा है ह्यूमन राइट्स का, ये सब देख लेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस है। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाएगा, अगर कोई किसी ने बदतमीजी की है तो ये मौका देता है कि भाई आप अपने लॉज को, पॉलिसीज़ को अलाइन कर लो ताकि कोई बदतमीजी ना हो, ठीक है, टू अवॉइड एडवर्स फाइंडिंग। फिर है इक्वालिटी ऑफ राइट्स, ठीक है, ये वही इंडिविजिबिलिटी और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, एकदम जनरल सा है। वायबिलिटी में क्या आएगा, चैलेंजेस क्या है बेसिकली इसका, तो चैलेंजेस एक तो रेटिफाई नहीं करते, बहुत सारी स्टेट्स ने नहीं कर रखा है इसको, ठीक है ना। और जो रेटिफाई नहीं करते फिर वो एकदम मेजर इसके वायलेटर्स रहते हैं। दूसरा नॉन बाइंडिंग है, अथॉरिटेटिव है बट नॉन बाइंडिंग है ब्रो, ठीक है ना, खाली मॉरल अथॉरिटी पे चलता है, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना लो हो गया, बट नॉन बाइंडिंग है। दूसरा एविडेंस का बैरियर है कि कई बार विक्टिम के पास भाई कहाँ से लाएगा, उस पर रिसोर्सेज नहीं है विक्टिम पे, ना उस पर डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए एविडेंस ही नहीं है, तो विक्टिम तो बेचारा बस कंप्लेन कर सकता है, उस पर कोई रहता ही नहीं, स्टेट से थोड़ी लड़ लेगा अकेला विक्टिम। दूसरा प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन डॉक्ट्राइन, ये जो ICSCR हैं ये बोलते हैं हम धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है ना, मैक्रो है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, बहुत वाइड है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, इसी के चक्कर में स्टेट्स को लीवे मिल जाता है कि हाँ कर तो रहे इम्प्लीमेंट, धीरे धीरे करेंगे, 1500 सालों में करेंगे, इसलिए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन डॉक्ट्राइन गलत भी है इसलिए। और पॉलिटिकल रिलेक्टेंस तो है ही, स्क्रूटिनी करना ही नहीं चाहते हैं, ऊपर लिखा है ना विद द कंसेंट, तो यहाँ देख लो यही वाली बदतमीजी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए। उसके बाद आएगा एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, ये कोई एग्जाम्पल है IDG वर्सेस स्पेन का, बट लेटेस्ट है 2015 का है। इसमें ICSCR ने फाउंड किया था कि स्पेन ने वायलेट किया है, ठीक है,
राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, कि एक बंदे को एविक्ट कर दिया फैमिली को बिना उसको हाँ घर दिए, इसलिए देख रहे हो कैसे कैसे घर आ रहे हैं। आईडीजी इंटरनली डिस्प्लेस्ड ग्रुप होगा, हो सकता है आईडीजी हो सकता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड ग्रुप वर्सेस स्पेन 2015 का। कंक्लूजन में लिख देना ऑप्शनल प्रोटोकॉल है इसकी, जो रिप्रेजेंट करती है हिस्टोरिक स्टेप टूवर्ड सेकंड जनरेशन राइट्स। सेकंड जनरेशन में ये ICSCR, और फर्स्ट जनरेशन कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन है सिविल एंड पॉलिटिकल ICCPR। इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली स्टेट पे करेगी, रेटिफिकेशन पे करेगी, स्टेट की खुद की रेटिफाई करने के बाद भी कोई कसम थोड़ी खा ली, विलिंगनेस है करना चाहे न चाहे अपने लॉज में चेंज, अपनी पॉलिसीज़ में चेंज, है ना, इन सब में। और सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, क्योंकि इंडिविजुअल पहुंच ही नहीं पाएगा अकेला, तो सिविल सोसाइटी को आना पड़ेगा। जैसे स्पेन वाला देखा, इंटरनली डिस्प्लेस ग्रुप वर्सेस स्पेन, वो वाला। गुड। अब अगला देखते हैं इसके बाद हाईलाइट करके।